स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी हम सबसे बड़े डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने अचानक से राजनाथ सिंह को दे दिया गुलाब का फूल और तिरंगा, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। इसके बाद क्यों अचानक से बीजेपी के लोग भड़क गए हैं और अचानक से लोकसभा के स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच गए राहुल गांधी, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और इसी के साथ में विंटर सेशन को लेकर होने वाला है जोरदार तरीके का नया बवाल दोस्तों। संसद दिल्ली के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बड़ा उलटफेर किया है, बताएंगे किस तरीके से गठबंधन बनाने को लेकर बड़ी जानकारी दे दी गई है और अचानक से क्यों राहुल गांधी को अपने कार्यक्रम सस्पेंड करने पड़े हैं दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गई। आम आदमी पार्टी सारे बड़े दिग्गज नेता साथ में मौजूद रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश में लोग कह रहे हैं कि देश बोले आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताया। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर संसद के दोनों सदनों में बुधवार को फिर से हंगामा देखने को मिला। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद के परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी जैसे ही राजनाथ सिंह की गाड़ी को संसद के परिसर में आता हुआ देखते हैं, वैसे ही राजनाथ सिंह के पास राहुल गांधी खुद पहुंच जाते हैं दोस्तों। अनोखा प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने राजनाथ सिंह के पास जाकर उनको गुलाब का फूल दिया और तिरंगा भेंट कर दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसद भी रक्षा मंत्री को गुलाब का फूल देते नजर आए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर यह विरोध जताने का नया तरीका ढूंढा गया है। जानकारी के अनुसार विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद के बाहर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। एनडीए सरकार के सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश की है दोस्तों। उनको फूल और तिरंगा भेंट करके बताना चाहते हैं कि विपक्ष के साथ बीजेपी के लोग चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी कर ले, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से केवल जवाब चाहती है और बीजेपी विपक्ष की कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों को दुश्मन समझते हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बार बार अडानी के प्रकरण पर चर्चा करने की मांग की जा रही है, लेकिन भाजपा के सारे बड़े दिग्गज नेता पलटी मारते हुए और भागते हुए नजर आते हैं दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताए, क्या प्रदर्शन करने का ये तरीका एकदम अच्छा था? तो अपनी राय जो लिखता है। इसी के साथ में राहुल गांधी अचानक से लोकसभा के स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात हुई है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया गया है। यानी राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता संबित पात्रा से लेकर निशिकांत दुबे ने बड़बोलेपन वाला बयान दिया था और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने स्पीकर से मुलाकात करके कहा है कि मेरे खिलाफ की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वे इस पर गौर करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सदन चलना चाहिए और सदन में चर्चा होनी चाहिए। वे मेरे बारे में जो चाहे कहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो। 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा की बात तय हुई थी, ये चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार अडानी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने ओम बिरला पर दबाव बनाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जो लोकसभा के सांसद भी बनकर आ गए हैं, उनके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, इस पर अब सदन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रिविलेज मोशन लागू करना चाहिए। झूठ बोलने के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और यहां तक कि सांसदी भी छीनी जानी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। देखते हैं राहुल गांधी के दबाव में झुकेंगे स्पीकर या फिर राहुल गांधी को कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि राहुल गांधी को अगर कोई और रास्ता अपनाना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो फिर मामला और ज्यादा आगे और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आएगा दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली के चुनाव में बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दिल्ली के विधानसभा के जल्दी होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी फिर से एकजुटता की ओर आगे बढ़ रही है दोस्तों। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अचानक से शरद पवार और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से बातचीत की और इसके बाद दरवाजे खुल चुके हैं इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिल्ली के अंदर एक बड़ा अलायंस बन सकता है, जिसमें इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट समझौते को लेकर भी मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की 17 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। आम आदमी पार्टी 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 18 फरवरी के दिन अपने पद से रिटायरमेंट होने से पहले ही ये चुनाव वो करवाना चाहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 18 फरवरी से पहले होने वाला है, ये लगभग बात तय हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर मान जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी को नया आंकड़ा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर शरद पवार आगे आए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस दिल्ली में बन जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो राज्य के अंदर पुरानी पार्टी और नई पार्टी के गठजोड़ के बाद कार्यकर्ता एकजुटता के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और 15 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया था, फिर 15 साल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो 30 साल तक शासन करने वाले कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है, उसका और ज्यादा बनवास बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और अपने ईगो को साइड करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार में आने से रोकने का केवल एक ही विकल्प है कि आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाए। पहले भी एक साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं दोस्तों। जब मात्र 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी तो कांग्रेस पार्टी ने ही सपोर्ट किया था, सरकार बनाने का मौका उनको दिलवाया था। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज करने वाली है। यहाँ पर तय किया जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में आगे बढ़ा जाए या फिर दिल्ली के चुनाव को कांग्रेस पार्टी को खुद अपने दम पर लड़ना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। सीईसी की बैठक में ही सब कुछ तय होगा। और वैसे भी राहुल गांधी का जो न्याय चौपाल होने वाला था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में अब कांग्रेस पार्टी का गठबंधन की बातचीत चल रही है दोस्तों। साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग के कमिश्नर से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इसके कई सारे सबूत सौंप दिए गए हैं। साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के हालिया विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। ये काफी दुखद मामला है। जिन कोर्ट से न्याय और निष्पक्षता के माध्यम से सभी वर्गों को एकजुट करने की आशा की जाती है, उनका एक सशक्त प्रतिनिधि देश को तोड़ने वाली शक्तियों का सहयोग कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एसके यादव के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी जरूरी है ताकि एक नजीर बने और आने वाले दिनों के अंदर कोई भी जज इस तरीके का बेतुका बयान ना दे। साथ साथ दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन भुजवा है, बजरंग दल के नेता। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर शेयर की गई है। नाबालिग से रेप का दोषी पाया गया है और 10 साल की सजा मिली है। यहाँ बीजेपी का प्रचार कर रहा है, चौंकिए मत, अगर कल को भाजपाई बेटी के खिलाफ इसके समर्थन में खड़े मिलेंगे, यह मेरे धर्म पर कलंक है। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रिया शिनेट ने यह जानकारी दी है। एक ऐसा भाजपाई जो अपने आप को कट्टर भाजपाई बताता था, अभी 10 साल की सजा काट रहा है, वो भी नाबालिग से रेप के मामले को लेकर, यानी बड़े गंभीर मामले को लेकर। अब एक और बीजेपी के बड़े नेता को दबोच लिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है और इसीलिए इस तरीके के नेता बार बार निकलकर सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देते हैं, तो अपनी राय जो लगातार साथ साथ फिलिस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एल राजेग अबू जाजर ने कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन को लेकर अपने स्टैंड में और ज्यादा सख्ती लेकर आएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि फिलिस्तीन के अंदर जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। इसी के साथ में पप्पू यादव बोले, कहा चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद है, यानी चलनी सूप की आलोचना कर रहा है जबकि खुद चलनी के अंदर कई सारे छेद है, यानी उनका निशाना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था दोस्तों। उन्होंने आगे कहा है कि 1998 से लोकसभा का चुनाव और 2005 से बिहार का विधानसभा चुनाव में हार रही पार्टी खुद न आत्मनिरीक्षण कर रही है, ना ही नेतृत्व के अहंकार को छोड़ रही है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे खुद पर सवाल उठे तो मंदिर बतासे और पेड़ दातुन की कहानी कहे रे। यानी पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर यह निशाना साधा है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नजर आती है। आपकी क्या राय है दोस्तों पप्पू यादव के इन सवालों पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे दोस्तों। इस मुलाकात के बाद जो जानकारी मिली उसके अनुसार ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। उन्हें मालेगांव के पावर लूम उद्योग की समस्या के बारे में जानकारी दी है जिसमें 5 लाख यूनिट शामिल है और प्रतिनिधि मंडल व केंद्रीय मंत्री से मालेगांव का दौरा करने का भी अनुरोध किया गया है। गिरिराज सिंह ने दिया समस्या के समाधान करने का भरोसा। कुल मिलाकर दोस्तों गिरिराज सिंह और ओवैसी की फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिस्पॉन्स आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या वाकई ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। साथ बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने जयपुर के अंदर आयोजित हुए एक कार्यक्रम के बारे में बताया कि राइजिंग राजस्थान शो हुआ था जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री, राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे, लेकिन शो के बीच में ही छोड़कर सब चले गए। राजनेताओं ने बीच में ही शो छोड़ा तो शो के सिंगर पूरी तरीके से भड़क गए दोस्तों। सोनू निगम कहने लगे कि नमस्ते, अभी मैं एक कंसर्ट से आ रहा हूं जयपुर में, अभी मैं इसे खत्म करके ही आ रहा हूं। राइजिंग राजस्थान बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत बड़ा शो हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। सीएम साहब और राजस्थान के कुछ चर्चित लोग शामिल हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि बीच शो में सीएम साहब और कुछ बड़े लोग उठकर चले गए। उनके जाते ही जो बड़े डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। तो मेरी देश के पॉलिटिशियन से अपील है कि अगर आप अपने आर्टिस्ट की कद्र नहीं करते तो बाहर के लोगों की क्या कद्र करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों एक आर्टिस्ट गाना गा रहा था, अपना आर्ट दिखा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियों ने पूरे कार्यक्रम का अपमान कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब सोनू निगम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से निशाने पर ले रहे हैं दोस्तों। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो पहले भी इतने बड़े कांड कर चुके हैं कि अब माइक लाउड स्पीकर के बारे में बोलने का उनका कोई दूर दूर तक अधिकार नहीं है। साथ मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। बताया जा रहा है कि 2 वरिष्ठ नेता राज्य की सरकार की कार्यशैली से नाराज हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। इस बीच मंगलवार को 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 2 सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल शामिल नहीं हुए। मीटिंग में विजयवर्गीय और पटेल की कमी इस वक्त सियासी
गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव की सरकार के फैसले से नाराज हैं और इसीलिए विरोध जताया है उन्होंने। सासा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कल्याण बनर्जी टीएमसी के नेता ने कहा कि सिंधिया से कि आप सुंदर हैं तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे, आप राजघराने से आते हैं तो क्या आप कुछ भी करेंगे। बनर्जी ने इस बयान को देकर सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों बीजेपी और सिंधिया दोनों की आलोचना करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजा महाराजाओं की अब देश में नहीं चलेगी, अब देश में लोगों की चलेगी। उन्होंने आगे कहा है कि आप विलन हैं, आप लेडी किलर हैं। देखते हैं सिंधिया की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दोस्तों के साथ में बिहार के महागठबंधन में चल रहे विवाद के बीच बिहार विधानसभा को लेकर 10 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों चुनावी सरगर्मियों के बीच में बीते दिन जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का दावा किया तो आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने समर्थन कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी को जवाब दिया है। दोस्तों बिहार कांग्रेस के सचिव प्रभारी शाहनवाज आलम ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज का एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है उनको साथ में लाने के लिए बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। शासक कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा फिर से संसद के अंदर उठाया है। दोस्तों गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर न जाने पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। साथ साथ दिल्ली आए हैं देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और शिंदे के विभागों की मांग को लेकर अमित शाह से चर्चा करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी मांग करने वाले विभागों से समझौता नहीं करने वाली है। बीजेपी की नजर एकनाथ शिंदे के शहरी विकास मंत्रालय और अजित पवार के वित्त मंत्रालय पर भी है, यानी ये दो मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने साथ में रखना चाहती है। लेकिन क्या उनको सफलता मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का चक्कर लगा रहे, लेकिन क्या बातचीत हो पाएगी, क्या मामला सॉल्व हो पाएगा, ये बड़ा अपडेट जो भी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के अंदर मोहन बाबू के खिलाफ पत्रकार पर हमला करने का आरोप लगा है। पत्रकार ने आरोप लगाया है कि मोहन बाबू ने उसका माइक्रोफोन छीन लिया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और उन पर शारीरिक हमला भी किया है। देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों के अंदर की जाती है। दोस्तों इसी के साथ में खड़गे बोले कहा, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी बताते हैं। अविश्वास प्रस्ताव 4 वजह से लेकर आई गई है। यही 4 वजह है कि हम लोग अपना उपराष्ट्रपति बदलवाना चाहते हैं और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। उम्मीद की जा रही है कि अन्य पार्टी के लोग भी इंडिया गठबंधन के इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उपराष्ट्रपति को उनके पोस्ट से सस्पेंड करवा कर ही मानेंगे। अगर आप भी मानते दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को एक दिन भी अपने पोस्ट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। इसी के साथ में विधानसभा के चुनाव के बाद अब नगर निकाय के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के अंदर आरजेडी अब नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश के अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें की है। साथ साथ दिल्ली में अगले साल फरवरी के अंदर होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वे दिल्ली में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बाद माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता नहीं हो पाया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 15 सीटों पर चल रही बातचीत को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उस पर जवाब दिया है। एएनआई के रिपोर्ट पर जवाब देते उन्होंने जो बातें कही है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बातचीत नहीं हो पाई है दोस्तों, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बड़ा बदलाव जरूर होगा आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बैठक होने वाली है तो जरूर एक नंबर दिया गया होगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उस नंबर पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी 10-12 सीटों पर एग्री कर जाए चुनाव लड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि उनके पास कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत कैडर बेस आ जाए, जिससे वो अपने वोटों को एक तरफा अपने पक्ष में कर सकेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी इसका कुछ फायदा मिल जाएगा और एंटी इनकम्बेंसी को भी दूर किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह है। कई दिनों के बाद सरकार बनाने का उनको मौका भी मिलेगा, तो एक तरीके से पुराने कार्यकर्ता वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और इंडिया गठबंधन की अच्छी खबर है दोस्तों। वहीं पर आम आदमी पार्टी को भी सोने पे सुहागा कई सारे और मजबूत कार्यकर्ता मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के समर्थन में उठ रही आवाजों के बीच में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी किया है। दोस्तों ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव की चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों ममता बनर्जी ने उन सभी नेताओं को धन्यवाद दिया है जिन्होंने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान उन सभी नेताओं का आभार जताया है जिन्होंने ममता बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है। दोस्तों इसमें कई सारे इंडिया गठबंधन के बड़े लोग हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी वाकई सीरियस है और वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहती है। अगर ऐसा वाकई है तो फिर इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी केवल एक राज्य की नेत्री है, उनको उसी राज्य पर फोकस करना चाहिए। पूरे देश पर फोकस करने के लिए तो किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई नेता आगे आना चाहिए और राहुल गांधी लगातार एक अच्छा फाइट बीजेपी को दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से ही कोई नया नेतृत्व भी आगे किया जाएगा तो इंडिया गठबंधन को स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व जो भी आए, जहां से भी आए, केवल कांग्रेस पार्टी से आना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता नेतृत्व संभालेगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधायक
विधायकों को संबोधित किया है। दोनों दलों ने कहा है कि चुनाव में भले ही जनता ने हमें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया हो, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए हमें जनादेश मिला है। इस दौरान चंपई सोरेन ने मजबूत नेतृत्व और नेता की बात की है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लगता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आने वाले दिनों के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का विरोध करेंगे। दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। चंपई सोरेन को धीरे धीरे करके अलग थलग कर दिया जाएगा। कई सारे लोग बीजेपी के साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब चुनाव में फायदा नहीं मिलता तो फिर उनको एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है। चाहे रामदास अठावले का एग्जाम्पल हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सुभाषपा पार्टी या फिर निषाद पार्टी का मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है। चुनाव में फायदा नहीं मिलने के बाद पार्टियों को अलग थलग कर दिया जाता है और उनको सीटें भी नहीं दी जाती और यहाँ तक कि केवल पिछलग्गू पार्टी बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से चंपई सोरेन को भी केवल एक छोटा मोटा बीजेपी का नेता बनाकर छोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीतकर आने वाली कंगना रनावत नेपोटिज्म के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती हैं। दावा करती है कि देश के अंदर नेपोटिज्म बहुत बड़ी बीमारी है और इसे दूर किया जाना चाहिए। नेपो किड्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कपूर फैमिली की एक बैठक बुलाई गई थी, इसमें बॉलीवुड की कपूर फैमिली के सारे लोग मौजूद थे। दोस्तों, इस दौरान नरेंद्र मोदी अपना पारिवारिक संबंध कपूर फैमिली से जोड़ते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के इस तरीके से नेपो किड्स से बात करने, यानी जो परिवारवाद के तहत फिल्म एक्टिंग करते हैं, उनसे बात करने पर अब तंज कसते हुए लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं, उनके घर के भी बन जा रहे हैं और यहाँ बेचारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना जी को मीटिंग का वक्त नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। यानी कंगना रनावत जो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर उभर रही थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको इसीलिए प्रमोट किया था। उन्हें लग रहा था कि एक नई विचारधारा लेकर आती है कंगना रनावत, लेकिन अब कंगना रनावत को अलग थलग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग वही नेपोटिज्म वालों के साथ में चले गए हैं, जो साफ तौर पर संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की भी नहीं सुनती और कंगना रनावत जैसे नेताओं को भी अब जगह नहीं दी जा रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे नरेंद्र मोदी मिलने का टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि जिन नेपो किड्स के सामने कंगना रनावत मैदान में उतरी हुई है, जिनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है, उनसे मिलने के लिए मोदी ने अलग से टाइम अरेंज करा था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा दे रही है, जिस तरीके से कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी और जनता को धोखा दे रही है, साथ साथ आजम खान ने जेल से लिखा है एक संदेश और साफ शब्दों में कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन को, खासकर इंडिया गठबंधन को, अगर मुस्लिम समाज के लोगों का वोट चाहिए तो उनको मुस्लिम समाज के लोगों के हित में मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि केवल कुछ एक मामलों को लेकर इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां एक्टिव होती है और बाकी मामले पर चुप्पी साध लेती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। लगभग हर मुद्दे पर खुलकर बोलना पड़ेगा, तभी जाकर एक मुश्त वोट मिल सकेगा। आजम खान ने चुनौती दी है इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियों को खुलकर बोलने के लिए। साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पड़पोते राज रत्न अंबेडकर ने अजमेर दरगाह विवाद पर कहा कि निचली अदालत के द्वारा उपासना स्थल अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित याचिका स्वीकार करना और नोटिस जारी करना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर यह जारी रहा तो हम मंदिरों के नीचे बौद्ध विरासत स्थलों को उजागर करने के लिए याचिका दायर करेंगे। अजमेर के एक निचली अदालत ने 27 नवंबर को अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है, जिस पर नया विवाद हो चुका है। साथ साथ दिल्ली के पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दोस्तों, चुनाव से एन पहले कई अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। राजधानी में अगले साल के आरंभ में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले फेरबदल काफी ज्यादा देखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो फेरबदल ऐसे वक्त में हुए हैं जहां पर चुनाव एकदम दरवाजे पर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं विवाद खड़े होते ही हैं। मोदी सरकार पर अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी निशाना साधा। जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब होती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता के बाद अब इस तरीके से मामले को डिफेंड करने के प्रयास के तहत अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। क्या इससे कुछ हालात देश में सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, बड़ा सवाल है। दोस्तों, शासन विपक्ष ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को संवैधानिक रूप से अस्थिर करार देते हुए लोकसभा में बुधवार को कहा कि इसमें कई मोर्चों पर खामियां मौजूद है। हालांकि सत्ता पक्ष ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न गंभीर आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए इस विधेयक को समय की मांग करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए दावा किया है कि विधेयक संवैधानिक रूप से अस्थिर है क्योंकि इसमें कई मोर्चे पर कमी है। उन्होंने कहा है कि बिना सोचे समझे ये विधेयक तैयार किया गया है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट के द्वारा किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, इस पर सुप्रिया शिनेट ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि गिरिराज सिंह सुबह शाम रोज सुबह टीका चंदन लगाकर तैयार हो जाते हैं और जहर उगलने के लिए फिर एजेंसी और टीवी चैनल वाले पहुंच जाते हैं। उनका बेसिर पैर का बयान हेडलाइंस बनता है, डिबेट होता है, दिन भर टीवी पर छाए रहते हैं, न्यूज रूम का एजेंडा तय हो जाता है। बीजेपी में उनसे पछाड़े जाने पर बहुतों में असंतोष है। जब यह हकीकत बोली सुप्रिया शिनेट ने तो बर्दाश्त नहीं कर पाए गिरिराज सिंह। फिर वो कहने लगे कि ये सब भी सोरोस लिख के देता है क्या, यानी कांग्रेस पार्टी को जॉर्ज सोरोस से जोड़कर ये सवाल पूछा जाता है। इस पर सुप्रिया शिनेट ने जवाब देते हुए कहा कि सोरोस कौन? वही जिसको मोदी सरकार भारत में धंधा करने दे रही है, वही सोरोस ना, बाकी गिरिराज जी हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, खुद से ही लिखते हैं, व्हाट्सएप
SOROS खर्रा पढ़कर बोलने और लिखने की आदत आप लोगों की है। चलिए सोरोस की स्पेलिंग बिना गूगल के लिखकर दिखाइए। वैसे बात चुभी ना, यानी जो हकीकत उन्होंने बोली है इसे गिरिराज सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाए और कांग्रेस पार्टी को जॉर्ज सोरोस से जोड़कर इस तरीके गंभीर आरोप लगाने लगे। हालांकि सुप्रिया श्रीनेट ने साफ शब्दों में जवाब देते हुए कह दिया है कि वो जॉर्ज सोरोस का नाम बिना स्पेलिंग देखे हुए लिखकर दिखा दे तो पता चल जाएगा कौन पढ़े लिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गिरिराज सिंह कभी भी बिना देखे सोरोस शब्द नहीं लिख सकते हैं तो अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। और इसी तरीके की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोग तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।